अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 19 है, लेक्चर नंबर 10 है। दो सेशन से मल्टीपल डेथ्स इन ए पीरियड ऑफ टाइम का डिस्कशन हो रहा है और आज भी उसका एक सवाल का डिस्कशन करेंगे। कुछ कन्फ्यूज़न है लोगों को। और दूसरा टॉपिक है आज का, शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न, यानी जो बच्चा अभी पैदा होने वाला है, दुनिया में नहीं आया है, उसका शेयर किस तरीके से कैलकुलेशन में आएगा। हमारा जो क्वेश्चन था, जो होमवर्क के लिए दिया गया था, आवाज़ सबको पहुंच रही है भाई? सारे हजरात को पहुंच रही है? हेलो, किसी की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। यार यार। ठीक। इस बार तकरीबन केवल 3 ही हजरात ने आंसर्स लिख के भेजे हैं। या तो ये है कि वक्त नहीं मिला या समझ नहीं आया, क्योंकि लास्ट टाइम भी काफ़ी समझाया गया था। लेकिन यहाँ मसला ये है कि जब तक आपको क्वेश्चंस में जो कि मल्टीपल डेथ है, जब तक आप ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे किसका रिलेशन किसके साथ है। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन था वो तो सॉल्व करके दे दिया लोगों ने, क्योंकि एक क्वेश्चन नंबर 9 था, दूसरा कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक, राइट? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 and 4। 9 और 4। तो 4 तो तकरीबन लोगों ने कर लिया है। 4 था ये वाला, और इनमें कुछ लोगों ने, चूंकि 4 5 ही 2 3 लोगों ने केवल दिया है, 2 का मैंने आंसर चेक किया, बाकी ने नहीं भेजा है। तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 4 था माजिद वाला, ये तो सॉल्व करके लोगों ने दे दिया है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग उलझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, हमने हर एक क्वेश्चन को इसलिए ब्रेक कर करके लिखा है ताकि समझने में आसानी हो, क्योंकि अपनी अकल नहीं दौड़ा रही हैं आपने, जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है एक लेंदी क्वेश्चन है, बट उसमें हमें देखना है कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर हम आते हैं तो स्टेप नंबर जो थे, ये तीसरा जो पॉइंट्स है, इसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि जब पहली डेथ होती है किसकी, मजीद उद्दीन की, तो उसका कोई औलाद है ही नहीं। उसकी डेथ के ऊपर कौन मौजूद है? उसका रियल ब्रदर, जो कि रशीद उद्दीन है। यानी मजीद उद्दीन की डेथ हो रही है तो रशीद मौजूद हैं, और जो ऊपर करीम है, करीम के ये औलादे मौजूद हैं। इसमें कहीं लिखा हुआ है स्टेप नंबर 3 में कि मजीदुद्दीन के वालिद नईमुद्दीन जिंदा हैं? किसी को नज़र आ रहा है क्या? यहाँ पर कहीं ये मेंशन है कि मजीदुद्दीन की जब डेथ हुई है तो मजीद के वालिद नईमुद्दीन जिंदा हैं, कहीं लिखा हुआ है? जी भाई, बोला करें भाई, कोई बोल नहीं रहा है। आवाज़ नहीं आ रही मेरी क्या? हेलो, मेरी आवाज़ किसी को भी नहीं जा रही? जो 8 7 8 हजरात हैं, आ रहा है। आ रहे तो जवाब दें भाई। मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, उर्दू इंग्लिश में ही बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 में फर्स्ट डेथ में कहीं लिखा हुआ है कि मजीद साहब के वाले जिंदा हैं? नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है। तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मजीद साहब के वालिद साहब को जिंदा कर लिया है, जबकि क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई औलाद नहीं है, उनके भाई रशीदुद्दीन हैं और करीमुद्दीन के ये किड्स हैं। तो ये अपनी तरफ से कोई भी आपने एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है? या तो टेलीफोन पे किसी से बात हो रही है तो आप पूछें भाई वालिद हैं या नहीं है। जब ये क्लियरली मेंशन लिख कर दे दिया कि उस वक्त जिस टाइम पे मजीद साहब की मौत हुई है उनकी कोई औलाद नहीं है, उनके एक भाई हैं, और करीमुद्दीन के यहाँ पे जो मौजूद हैं वो किड्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो भी सवाल है उस सवाल के अकॉर्डिंग फर्स्ट डेथ में अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट डेथ में कौन मौजूद है? कहा गया कि रशीद
उद्दीन मौजूद है जो कि रियल ब्रदर है, और दूसरे जो रियल अंकल के जो औलादें हैं वो मौजूद हैं। इजहार है, मजहारुल हक है, मसूदा है, महमूदा है, साजिदा है। तो अगर मरने वाले का सगा भाई भी मौजूद हो और मरने वाले के चचा की औलादें भी मौजूद हों तो कौन क्लोज है? मरने भाई। वा- भाई क्लोज है। तो पहली डेथ को आप फिर लेके चलिए कि पहली डेथ जब हुई है तो मजीद उद्दीन की हुई है, उनके सगे भाई भी मौजूद हैं, यानी मजीद आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। मजीद और रशीद भाई हैं, और यहाँ पे रशीद उद्दीन जो रियल ब्रदर है उसको हिस्सा जाएगा। और जो ऊपर जो करीम उद्दीन है, चूंकि नईम उद्दीन और जो करीम उद्दीन है ये दो भाई थे, किसके बेटे थे? किसके बेटे थे? इसके, अमीनुद्दीन के, ठीक है ना? तो अमीनुद्दीन भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर ये करीम उद्दीन मौजूद हैं। तो करीम उद्दीन के औलाद मौजूद है, ये भी नहीं है। तो ये क्या होगा इनके लिए? जब इसकी मजीद की डेथ हो रही है, मजीद की जब डेथ हो रही है तो मजीद के करीम क्या हो गए? चाचा हो गए। भाई यहाँ पर जब तक आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कौन क्या है, फिर मुश्किल होगा सारा। नईमुद्दीन और करीमुद्दीन कौन है? दो भाई हैं, राइट। और ये किसके भाई, ये किसकी हैं आपके पास? मजीद और रशीद किसकी औलाद हैं? मजीद और रशीद किसका औलाद है? नहीं मुद्दे। नईम का औलाद है। तो नईम का अगर औलाद है तो नईम और करीम ये दोनों आपस में भाई हैं। तो करीम जो हो गया वो क्या हो गया? चाचा हो गया। किसका? किसका ज़्यादा हो गया? करीम किसका चाचा है? रशीदुद्दीन का और मस्जिद उद्दीन। मजीदुद्दीन का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मौजूद हैं उनके रियल ब्रदर मौजूद हैं रशीद, और उनके जो चाचा थे उनकी औलादें मौजूद हैं। तो पहली डेथ में यहाँ पर जो कहा गया कि रशीद और मजीद दोनों के पास 100 स्क्वायर फीट मीटर जगह है, तो दोनों के पास 100 मीटर है। लेकिन जिसकी डेथ हुई उसकी भी 100 मीटर है। अब जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसकी डेथ के बाद उसके सगे भाई हैं और रियल अंकल के बेटे हैं, तो सारी जो प्रॉपर्टी है 100 मीटर की जो इनके पास थी वो किसको चली जाएगी? वो रियल ब्रदर को चली जाएगी। यानी ये चली गई उनके, आपके पास भाई को चली गई, 100 मीटर ट्रांसफ़र हो गई और किसी को नहीं गई। अब दूसरी डेथ किसकी हो रही है? सेकंड डेथ पे जाते हैं सवाल के ऊपर। तीसरा हमने पढ़ लिया। सेकंड डेथ किसकी हो रही है? रशीद उद्दीन की हो रही है। रशीद किसका भाई है? मजीद का भाई है। पहले मजीद का डेथ हुआ, फिर रशीद का डेथ हुआ। मजीद की जो प्रॉपर्टी थी वो रशीद पे ट्रांसफ़र हो गई। तो अब रशीद के पास कितने मीटर जगह हो गई? 200। ठीक है, अब रशीद की जब डेथ होती है सेकंड, तो उसने अपने पीछे किसको छोड़ा है? अपनी बीवी को। कहाँ से आई बीवी छोड़ दीजिए, उसने अपनी बीवी को छोड़ा है, ठीक है, और अपनी एक बेटी को छोड़ा है। तो बीवी का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में कितना होगा जी? 1/8। 1/8 होगा। और डॉटर का हिस्सा कितना होगा? 1/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा कि इसके अलावा बिसाइड्स हिज रियल अंकल किड्स, यानी इसके अलावा उनके रियल अंकल के किड्स ही मौजूद हैं। तो 1/8 इसको चला गया, किसको? बरकतुन्निसा को। बेटी को 1/2 चला गया। दोनों क्या हो गए? जबल फरूज हो गए। अब असबात में अब इनका कोई भाई नहीं है, कोई बेटा नहीं है, पोता नहीं है, कोई आपके पास रियल ब्रदर नहीं है, क्योंकि रियल ब्रदर तो पहले ही मर चुके, किनका नाम था? मजीदुद्दीन था, ठीक है। अब कौन बचा? जो इनके चचाजाद क्या बचे? ये चाचा के, ये बचे जो नीचे हैं, इजहारुल है, मजहारुल है, मसूदा है, महमूदा है, साजदा, यानी कुछ भाई हैं और एक बहन है। एक दो तीन चार पाँच, यानी ये आपके पास बेटे और बेटियां कुछ बची हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर इस तीसरी डेथ में, दूसरी डेथ में हमारे पास कितने मीटर जगह है? दूसरी डेथ में कितने मीटर जगह है? 200 मीटर। 100 उसकी अपनी थी, 100 उसको वहां से मिल गई, राइट। अब उसकी वाइफ है कौन? जो कि बरकतुन्निसा है, 1/8 बोले जाएगी। बेटी है हाशमी, 1/2 बोले जाएगी। अब जो बचा, अब यहाँ पर रियल अंकल के
बेटे, तो ये हो गए चचेरे, चाचा के बेटे हो गए। कौन है? इजहारुल हक और मजहारुल हक। ये चले जाएंगे किसके अंदर? असबा बिन नफसी के अंदर। लेकिन इनकी जो बेटियां हैं, मसूदा है, महमूदा है, साजदा है, यानी जो असबा बिन नफसी की कैटेगरी होती है, अगर आपको याद हो, असबा बिन नफसी के अंदर क्या कोई लड़की आती है? नहीं। असबा बिन नफसी के अंदर सन आता है, ग्रांड सन आता है, फादर आते हैं, ग्रांड फादर आते हैं, रियल ब्रदर आते हैं, पैटर्नल ब्रदर आते हैं, रियल ब्रदर के सन्स आते हैं, पैटर्नल ब्रदर के सन्स आते हैं, रियल अंकल आते हैं, पैटर्नल अंकल आते हैं, पैटर्नल रियल अंकल के सन आते हैं, और पैटर्नल अंकल के सन आते हैं। तो यहाँ पे ये रियल अंकल के सन, ये वाला पार्ट मौजूद है हमारे पास। ये असबा बिनफसी है। लेकिन ये जो नीचे हैं आपके पास, ये कौन है? भतीजी है। तो भतीजी जो है किसमें नहीं आती है? हमारे पास 2:1 किस किस को जाता है? 2:1 किसको मिलता है? बेटा बेटी को, पोता पोती को, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन। ठीक है जी, यहाँ तक मिलता है। लेकिन आपके पास भतीजी है, तो भतीजी जो आएगी वो किस में आएगी? जबिल अरहाम के अंदर आएगी। तो इनका कोई भी हिस्सा नहीं होगा, यानी जो आर होगा, यानी 1/8 इनको देने के बाद, बेटी को 1/2 देने के बाद जो बचेगा, वो इन इजहारुल और मजहारुल हक के अंदर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ जेड एफ जो हो गया वो कितना हो गया? ये 5/8 हो गया। यानी जो 3/8 बचेगा वो किस में चला गया? इजहारुल हक के अंदर और मजहारुल हक के अंदर चला गया। अब उनकी कितनी मीटर जगह थी उसके पास, रशीदुद्दीन के पास? 100 तो अपनी थी, 100 मिल गई अपने भाई से, 200 हो गई। तो 200 मीटर में से बरकतुन्निसा का हिस्सा कितना जा रहा है? 25 मीटर। और उनकी बेटी को कितना जा रहा है? 100 मीटर। बाकी जो बचा उसमें से 37.5 मीटर किसको चला गया? इजहारुल को। और मजहारुल हक को इतना चला गया। ये सेकंड डेथ का कैलकुलेशन हो गया जो आपके सामने है। अब तीसरी डेथ किसकी होती है? फिर सवाल में चलेंगे। इन सवालों को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आराम आराम से ही करना है। अब एकदम करके देंगे तो फिर नहीं हो पाता है। पढ़ें कितनी बार, देखें क्या कहा जा रहा है। अब 5वें पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जब इजहारुल हक की डेथ होती है, तो हमें अब देखना है कि भाई इजहारुल हक को कितने हिस्से मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, कितनी। तो इजहारुल हक को पहली बार अभी शेयर मिला है या दूसरी बार मिला है? इजहारुल हक को कितनी बार हिस्सा मिल गया इतनी देर में? इजहारुल हक को कितनी बार शेयर मिला है? यहाँ इजहारुल हक को शेयर नहीं मिला कोई, पहली डेथ में। दूसरी डेथ में इजहारुल हक को कितना शेयर मिल रहा है? 37.5%, 37.5 मीटर, इतनी जगह इजहार को मिल रही है। ठीक है। इजहारुल हक की जब डेथ होती है तो उसने किसको छोड़ा अपने पीछे? किसको छोड़ा है? 3 बेटों को। ये कौन से सर। 3 बेटे हैं देखते हैं। और एक बेटी को। तो इजहार ने इसको छोड़ा है और इसको छोड़ा है, 3 बेटों को और इसको। अब इजहार ने जब इसको छोड़ा है, 3 बेटों को और बेटी को, तो 3 बेटों को कितने हिस्से हो गए? 6। और एक इसका हो गया 7। तो यहाँ पर नीचे आते हैं। 37.5 मीटर जगह है। अगर किसी के बेटा मौजूद हो या पोता मौजूद हो, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी भाइयों को जाती है किसी तरह के? नहीं जाती है। ना सगों को जाती है, ना सौतेलों को जाती है, ना चचा जात भाइयों को जाती है। यानी उनका हमें जिक्र करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि शेयर उनका जाना ही नहीं है। क्लियर है बात ये? अगर किसी का बेटा पोता मौजूद हो तो बाउंड्री वहीं ख़त्म हो जाती है, वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगी प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब 37.5 जो जाएगा वो 3 बेटों में जाएगा और इसमें जाएगा, यानी पूरी प्रॉपर्टी के 7 हिस्से हो जाएंगे। यानी 37.5 के 7 हिस्से हो जाएंगे। बेटी को 1/7 चला जाए जी।
सर मैंने ना ये स्क्वायर मीटर में नहीं लिखा, मैंने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा, क्या वो नहीं सही होगा सर? कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें भी लिखा तब भी चल जाएगा। बाद में जब ज़मीन की मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में जाएगा तो वही आएगा। लेकिन जो गलती लोगों ने कर दी है वहाँ पे, उनके बाप को जिंदा कर दिया ना आपने, वो गलती कर दी ना जिन्होंने किया है। जिनका चेक किया है उन्होंने फादर फादर को जिंदा कर दिया था, जबकि फादर मौजूद ही नहीं है स्टेप डेथ नंबर 1 के अंदर। हाँ हाँ बाकी सर, मैंने रियल ब्रदर, सर मेरा होमवर्क भी थोड़ा चेक करना सर, मैंने भी हाँ भेज दिया था सर। हाँ करूँगा, देख बाद में करता हूँ। तो ये जो है 7 इसके हिस्से कर दिए जाएंगे। 7 जब हिस्से कर दिए जाएंगे तो 2/7 यानी 10.715 स्क्वायर मीटर इसको चला गया। यानी हर एक जो ईच सन है उसको चला जाएगा, बेटी को इतना चला जाएगा। तो ये समरी हो गया इसका। अब फोर्थ जो डेथ होती है, फोर्थ डेथ पे जाके पढ़िए। ये तो मैंने बहुत सिंपलीफाई करके दिया है आपको, क्योंकि ये रियल क्वेश्चन था जिसको हमने तकरीबन 3.5 4 घंटे लगे थे इसको रिजॉल्व करने में, कि कौन किसके बाद मरा है बचा है। तो ये हमने बिल्कुल सिंपलीफाई करके दिया है आपको। चौथी जो डेथ हो रही है, अच्छा यहाँ पे एक की नोट्स ये है कि अनवारुल हक जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी शादी मुशम्मत हाशमी से हुई है। और ये किसकी लड़की है, पीछे अगर जाते हैं तो ये बस रशीदुद्दीन की रशीदुद्दीन की लड़की। है, ठीक है। तो इनसे इनकी शादी हुई थी, यहाँ पे एक नोट डाल दिया गया है। तो इनकी जो डेथ हुई है, चौथी डेथ इनकी हुई है। अब जब इनकी डेथ हो रही है मुशम्मत हाशमी की, तो उनके पास कोई भी औलाद नहीं है। उनकी डेथ के ऊपर केवल उनके हस्बैंड मौजूद हैं और उनकी माँ बरकतुन्निसा मौजूद है। चूंकि बरकतुन्निसा की अभी डेथ नहीं हुई है, बरकतुन्निसा का डिस्कशन है ऊपर के ऊपर, या मौजूद है, उनकी डेथ नहीं हुई, यानी ये मौजूद हैं, इनके हस्बैंड मौजूद हैं। अब इनको जो रशीदुद्दीन से मिला होगा डॉटर को, यानी मुशम्मत हाशमी को, वो कितना मिला था, वो 100 मीटर जगह मिली थी पीछे। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं चौथी डेथ के अंदर, तो चौथी डेथ में, फोर्थ डेथ के अंदर उनको ये 100 मीटर मिला था। ये चूंकि बेटी हैं उनकी, रशीद की, तो 50% इनको चला गया था। तो ये 100 मीटर ये बचा है। तो इसमें इनके शौहर मौजूद हैं और इनकी माँ मौजूद हैं। तो औलाद नहीं है तो शौहर का 1/2 हो गया, और माँ का कितना हो गया, 1/3 हो गया। और तो कोई है नहीं। तो यही 5/6 हो गया, <<1 हो गया, रद्द का केस हो गया। रद्द किसको नहीं जाता है, हस्बैंड को नहीं जाएगा इस केस के अंदर। हस्बैंड को नहीं जाएगा तो 1/2 तो हस्बैंड को चला गया, और बाकी बचा हुआ किसके पास चला जाएगा, फिर माँ के पास आ जाएगा। यानी 50% जो है उनको चला गया, बरकतुन्निसा को, और 50% उसके शौहर को चला गया, जो कि यहाँ पे जो अनवारुल हक हैं उनको चला गया जब मुशम्मत हाशमी की डेथ होती है। अब चूंकि उनके पास 100 मीटर जगह है, तो 50 मीटर तो इनकी हो गई अनवर की, और 50 मीटर किसकी हो गई, बरकतुन निसा की हो गई। ये यहाँ तक डिस्कशन हो गया। 50 मीटर इनको, 50 मीटर इनको मुशम्मद हाशमी से। तो अब यहाँ पर अगला पॉइंट्स क्या है, चौथी डेथ के बाद क्या कहा गया है, उसमें एक अखलाकी पहलू छुपा हुआ है जो हमने देखना है। समटाइम्स ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। पॉइंट नंबर 8 पे लिखा हुआ है कि जब बरकतुन निसा की डेथ होती है, यानी इसकी जो मुशम्मत हाशमी है, इसकी माँ की डेथ होती है पांचवी, तो उसका कोई भी रिलेटिव मौजूद नहीं है। क्योंकि उसकी जो बेटी थी, कौन थी इसकी बेटी, मुशम्मत हाशमी, ये तो पहले ही चली गई, ठीक है। कोई बेटा है नहीं, केवल अनवारुल हक, जो कि इसके क्या नाम है, मुशम्मत हाशमी के हस्बैंड हैं अनवारुल हक, वो मौजूद हैं। डॉटर कौन है यहाँ पे, मुशम्मत हाशमी है, उनके जो हस्बैंड हैं अनवारुल हक, वो केवल मौजूद हैं। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो बरकतुन निसा अनवारुल हक की क्या लगती हैं, सास। सास लगती सासू। हैं। तो क्या सास की प्रॉपर्टी में से कोई, इसका क्या नाम है, दामाद का कोई हिस्सा है, या दामाद की प्रॉपर्टी में से सास का कोई हिस्सा है, आंसर इज नो, कोई हिस्सा नहीं नहीं है। सर, नो सर। ठीक, तो शरीयतन कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब बरकतुन्निसा की डेथ होती है तो उसका कोई भी रिलेटिव दुनिया में मौजूद नहीं है, सारे जा चुके हैं। और ये 200 मीटर की जो जगह है, तकरीबन ये 70-80 साल
बैक एंड से हमने इसको शुरू किया कैलकुलेशन करना। जो लोग मरे हैं 70-80 साल के बाद ये कैलकुलेशन हुआ है सारा। तो इसमें कोई नहीं बचा है, केवल बरकतुन्निसा की डेथ के पास अनवारुल हक मौजूद हैं। और उन्होंने ही केवल जो तीमारदारी है, जो इलाज है, वो किसने किया? अनवारुल हक ने ही किया है। किसका? बरकतुन्निसा का। और कोई भी उनका रिलेटिव मौजूद नहीं था। क्योंकि इनमें से जो यहाँ पर ये जो सवाल मैं लेकर आया था यहाँ पर दिल्ली से, यहाँ पर जो अनवारुल हक हैं, इनके जो आज के डेट में पोते वगैरह हैं, उनकी तरफ से ये क्वेश्चंस आया था। तो कोई नहीं बचा, यानी कौन बचा? सिर्फ उनके ये दामाद बचे, उन्होंने ही केयर टेकिंग किया। अब नवे पॉइंट्स के अंदर ये कहा गया रहा है कि फिफ्थ जब डेथ होगी तो कितना अमाउंट अनवारुल हक को जाएगा 200 मीटर स्क्वायर में से, जो रशीदुद्दीन और मजीदुद्दीन दो लोगों की थी। तो अब अगर यहाँ जाते हैं लास्ट वाले पॉइंट्स के ऊपर, एज पर क्वेश्चन ऑन द डेथ ऑफ द बरकतुन्निसा, कोई भी रिलेटिव नहीं था। केवल अनवारुल हक यानी जो उनके दामाद थे वो मौजूद थे, यानी हस्बैंड मुशम्मद हाशमी के। वो केवल अकेला कैंडिडेट था जिसने अपनी सास की टिल डेथ तक क्या किया? हेल्प किया। इसलिए जब कोई नहीं बचा है, किसी भी तरह कोई रिलेटिव, इसलिए उनकी टोटल ज़मीन किसकी? जो मुशम्मद जो बरकतुन्निसा निसा की है, वो किसको हैंड ओवर कर दी जाएगी? अनवारुल हक को। अब इनको 75 मीटर जगह कहाँ से आ रही है? एक तो 50 मिल रहा है उसको कहाँ से? अपनी बेटी से 50%, क्योंकि रद्द का केस बन रहा है ऊपर, राइट। माँ के पास रद्द का केस बन रहा है क्योंकि हस्बैंड मौजूद है। किसके? मुशम्मद हाशमी के। हस्बैंड को 1/2 चला जाएगा क्योंकि औलाद नहीं है। और माँ को जाएगा 1/6, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे रद्द का केस बन रहा है तो हस्बैंड को दोबारा नहीं जाएगा, बाकी मदर को चला जाएगा। तो 50 तो यहाँ से आ गया। और ये मिल रहा है कहाँ से? रशीद उद्दीन से। रशीद उद्दीन कौन है? हस्बैंड। बरक तो ये आपके बरकत निशा पास, के husband। तो यहाँ पे जो रशीद उद्दीन है, बैकएंड में अगर हम जाते हैं सवाल के अंदर, तो इस तरह के सवालों को मल्टीपल टाइम्स देखना होता है। गलतियाँ हो जाती हैं, अच्छे अच्छों से गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जो इनको मिल रहा है बरकतुन्निसा को, हिज वाइफ यानी रशीद उद्दीन उनके हस्बैंड है, हस्बैंड से मिल रहा है यहाँ पे क्योंकि औलाद की मौजूदगी में इसको यहाँ से मिल गया। तो 25 मीटर ये हो गया और 50 मीटर वो हो गया। 75 मीटर की मालिक जो हैं वो बरकतुन्निसा हैं। उनकी डेथ के टाइम पर कोई भी मौजूद नहीं है, उनकी केयरिंग करने वाले केवल उनके हस्बैंड हैं। तो अखलाकी पहलू ये है कि ये उनको दे दिया जाए। तो पांचवी डेथ के बाद 75 मीटर चली गई अनवारुल हक को। अब अनवारुल हक को 75 मीटर तो मिली है कहाँ से? अपनी सास से। और ये इतने मीटर 50 मीटर कहाँ से मिली? अपनी वाइफ मुशम्मात से, जो कि उसकी बेटी हैं किसकी? बरकतुन्निसा की। और ये कहाँ से मिला? अपने फादर से। तो 200 मीटर में से 70 साल के बाद 135 मीटर इनको जा रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह के सवालात भी करने के लिए आपके पास आएंगे। तो वक्त लगाने की ज़रूरत है, धीरे धीरे आएंगे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, क्योंकि 3 दिन से यही हमारा टर्न से टॉपिक चल रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन कम लोग हैं क्लास के अंदर, केवल 8 लोग हैं। टॉपिक है शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। जब किसी की डेथ हो रही है तो उस वक्त जो है उसकी वाइफ प्रेगनेंसी में है या मदर प्रेगनेंसी में है या बेटे की बहू प्रेगनेंसी में है, तो क्या उसके हिस्से रखे जाएं? तो जर्नल रूल तो ये था कि हमें इंतज़ार करना चाहिए था कि बच्चा दुनिया में आ जाता तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते। लेकिन जब प्रॉपर्टी करोड़ों की हो, अभी एक मैटर आया था 10 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होना, 10 करोड़ रुपए तो छोटे नहीं होते। तो फिर लोग इंतज़ार नहीं करते हैं। और अगर 10-20 हज़ार की प्रॉपर्टी हो तो फिर कोई पूछता भी नहीं है।
तो यहाँ पे रूल तो ये था कि हमें ये नहीं पता कि भाई हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो कैसे करें, हमें ये नहीं पता कि आने वाला बच्चा जो होगा वो लड़का होगा कि लड़की होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन उलमा इकराम ने ये दिया कि भाई अगर लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोल रहे हैं और अभी ऐसा हो सकता है जिसकी डेथ हुई है बच्चे के आने में अभी 8 महीने 8.5 महीने बाकी हों, तो फिर इतना देर तो डिले लोग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि रुक जाते तो आराम से ऐसा हो सकता था कि हमें पेचीदगी से बच जाते। तो यहाँ पे उलमा इकराम कहते हैं कि दो तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। एक बार मान लेंगे कि आने वाला बेबी जो है बॉय है, दूसरे मान लेंगे कि गर्ल है। दोनों तरीके से यानी एक सवाल को हम दो तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन जब करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब लड़का लेके कैलकुलेशन करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स अलग बनेंगे, और लड़की लेके करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स अलग बनेंगे। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई लड़का और लड़की में शेयर्स आपके पास अलग अलग होते हैं। अगर इंडिविजुअल लड़की अगर एक है तो 1/2 हिस्सा है, और अगर वो कंबाइन हो जाएगा तो बचने के बाद 2:1 जाएगा। तो जब दोनों के हिस्से आ जाएंगे तो अब मसला ये है कि हम कैसे काम करें। तो उनका हम एक रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझाया गया कि अगर मान लें कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है 32 आ रहे हैं किसी एक कैलकुलेशन के अंदर, बॉय या गर्ल के अंदर, और दूसरे में कितने आ रहे हैं 24 आ रहे हैं, तो इन दोनों को ऊपर नीचे आप रख लें और देखें कौन से नंबर से कट जा रहा है। 8 से डिविजिबल है, 8 से 32 भी कट जाएगा और 8 से 24 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम 4:3 का रेशियो बोल सकते हैं, 32/24। इनको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से व्हाट विल हैपन, हमारे पास दोनों ही केसेस के अंदर 96 शेयर्स बन गए। वैसे अगर हम देखें तो एक में 32 शेयर बन रहे हैं, एक में 24 शेयर बन रहे हैं, बट अगर इनका रेशियो निकालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों में बन गए 96 शेयर। अब क्या करना है, जितने भी एग्जिस्टिंग इनहेरिटर्स मौजूद हैं उनको मिनिमम शेयर दे दिया जाएगा, और बाकी को सेव कर लिया जाएगा जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती है। तो मेजर आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो तो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, थोड़ा सा माइनर सा हिस्सा बचा रहेगा, उसको बच्चे के पैदा होने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ें, क्या समझ में आता है इससे बताने की कोशिश करें मेरे को, क्या समझ रहे हैं इससे, क्या लिखा हुआ है, क्या समझ में आ रहा है। जी भाई, कोई बताएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जी भाई, एनीबडी। नसीर के डेथ के समय उनका मदर और फादर हम्म। थे, और उनका वाइफ प्रेग्नेंट थी। ठीक, तो अब यहाँ पर लोगों ने क्या किया, डिमांड करना शुरू कर दिया कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो अब क्या करें, तो अब यहाँ पर मरने वाले नसीर ने अपने पीछे किस किस को छोड़ा है, अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपने फादर को। यानी नसीर ने अपनी वाइफ को छोड़ा, अपनी मदर को छोड़ा, यानी एक कैंडिडेट, दो, तीन, चार, और यहाँ पर आने वाले के दो ऑप्शन है, सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकता है। तो एक बार कैलकुलेशन करेंगे, वाइफ, मदर, फादर, डॉटर और डॉटर लेकर, ठीक है जी। दूसरा कैलकुलेशन क्या करेंगे, वाइफ, मदर, फादर, डॉटर और सन लेकर। दो तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा। तो पहले केस में हमने मान लिया कि चाइल्ड टू बी बॉर्न जो कि आएगा वो मान लेते हैं कि सन होगा। चूंकि सन किस लिए होगा, क्योंकि नसीर की वाइफ है, तो नसीर की वाइफ है, तो वाइफ की प्रेगनेंसी में जो पैदा होना है वो पोता नहीं होना है, कौन होना है, बेटा होना है या बेटी होनी है।
और आपका ऐसा हो सकता था कि आगे फिर अगर जो बेटा था उसकी बहू होती तो फिर ग्रैंडसन और ग्रैंडसन आते, डॉटर आते। तो यहाँ पे हमने देखना है विद रेस्पेक्ट टू दी जिस बंदे की डेथ हो रही है। तो यहाँ पे सन है तो वाइफ मौजूद है जो कि एग्जिस्टिंग है, तो 1/8 तो उसका हो गया, चूंकि यहाँ पर बेटी मौजूद है, मदर 1/6, औलाद मौजूद है, फादर 1/6। और अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि आने वाली जो औलाद है जो प्रेगनेंसी में है वो सन है, इसको लिख दिया हमने CBB, चाइल्ड टू बी बॉर्न। तो ये क्या बन गया, ABG, असबाबी गैरी, ये आपको मालूम है। तो एक एजम्पशन हमने ये ले लिया यहाँ पे। अब इसका कैलकुलेशन आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है टोटल शेयर ऑफ ZF ये हो गए। और असबा बिगैरी यानी 2:1 में 13/24 के 3 हिस्से कर दिए जाएंगे। तो ये 3 हिस्से कर दिए जाएंगे। बेटे का हिस्सा 13/36 हो गया और बेटी का 13/72 हो गया। यानी टोटल जो कैलकुलेशन हो गया वो ये हो गया कि पूरी प्रॉपर्टी के, इन दैट केस इफ़ वी आर कंसिडरिंग चाइल्ड टू बी बॉर्न इज सन, आने वाला जो औलाद है जो पैदा होगा जो प्रेगनेंसी में है वो अगर सन है तो टोटल प्रॉपर्टी के 72 हिस्से होंगे। 72 में से 9 हिस्से किसको जाने, यहाँ पे हम वो उस पे ना निकालें तो बेटर रहेगा, किस पे, परसेंटेज पे ना निकालें, इसी तरीके से निकालें जैसे आपको बताया जा रहा है, क्योंकि परसेंटेज में फिर और पेचीदगी पैदा हो जाएंगी। यहाँ पे परसेंटेज लास्ट में जाके निकालें तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 9 पार्ट्स चले जाएंगे, किसको, वाइफ को चले जाएंगे, 12 मदर को, 12 फादर को, और 26 जाएंगे जो बच्चा पैदा होगा, और 13 जो है डॉटर को जाएंगे। ये एक कैलकुलेशन हमने कर लिया, अभी दिया किसी को नहीं। दूसरा कैलकुलेशन हमने लिया केस 2 में, मान लिया डॉटर कंसीडर कर लिया। तो वाइफ तो थी प्रेजेंट, मदर भी प्रेजेंट थी, फादर भी प्रेजेंट थे। अब चूंकि एक डॉटर पहले से एक और आ रही है तो वालिद साहब को दो कैटेगरी मिलेंगी, एक तो ZF के नाते और एक असबा बी नफसी के नाते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है सन नहीं है, सन होता तो 1/6 ही वालिद साहब को जाता है। तो 2/3 जाएगा दोनों बेटियों को, यानी 1/3 1/3। तो यहाँ पे जब हमने कैलकुलेशन किया तो ये कौन सा मसला बन गया, ऑल का के रद्द का, all रद्द। ऑल। ऑल बन all गया, ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, जब ग्रेटर देन हो गया तो इसमें आपके पास कितने शेयर्स बनना है टोटल जाके ऊपर, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई ग्रेटर देन हो गया, यहाँ पे असबाबी नफसी के लिए कुछ नहीं बचे हुआ है। तो पूरी प्रॉपर्टी कितने हिस्से होने हैं, यहाँ पे 27 हिस्से होने हैं, क्योंकि 20 से यहाँ से 24 काट कर या आप यही करेंगे कि यहाँ से आप इसको हटाएंगे और ये वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे। तो इसका मतलब टोटल ऊपर भी 27 हो जाएगा और नीचे भी 27 हो जाएगा। तो पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर कितने शेयर्स बन रहे हैं, 27। तो पहले वाले केस में कितने बन रहे हैं, 72। बेटे के केस में 72 हिस्से हो रहे हैं और बेटी के केस में 27। अब क्या करें, दोनों में अलग अलग हो गया। तो केस 1 और केस 2 में दोनों के इनहेरिटेंस जो शेयर्स हैं वो इक्वल नहीं आ रहे हैं। अब हम देखेंगे 72 और 27 किस से डिविजिबल हैं। तो हमने देखा कि 9 टेबल। 9 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो इसका रेशियो हो गया 3:8। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, दोनों में 216 क्या हो गए, शेयर्स हो गए। अब क्या करेंगे कि जो टेबल आपके पास इंडिविजुअल शेयर है उसको जो है 72 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और 8 वाले के हर एक शेयर को, 27 वाले के हर एक शेयर को 8 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना दी आसानी से समझने के लिए। ये फाइनल आपके पास टेबल के थ्रू समझा जा सकता है कि ये जो शेयर हैं केस 1 में जब बेटा पैदा हो रहा है तो ये 72 बन रहे हैं, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई 72 वाले की मल्टीप्लाई किससे करनी है, हमने 3 से करनी है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसको 9 शेयर मिलने थे उसको 27 दे रहे हैं, जिसको 12 मिलने थे 36 दे रहे हैं। इसी तरीके से केस 2 में 27 शेयर थे जब बेटी पैदा हो रही है, तो 27 वाले को 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी रेशियो आ रहा होगा। तो दोनों केस में क्या हो गया, ये बिफोर दी मल्टीप्लिकेशन है, ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन है। तो अब हमने आफ्टर मल्टीप्लिकेशन पे काम करना है। अब हमने ये देखना है कि ये जो लिस्ट है इनमें से मिनिमम शेयर दिखाई दे रहा है आपको, माँ का मिनिमम शेयर किधर कितना है दोनों एजम्पशन में से, वाइफ का कितना है इन दोनों टेबल से। 32 माँ का।
30 मिनिमम शेयर जो है ये वाला है, ठीक है जी। और वाइफ का मिनिमम शेयर 24, 24, फादर का 32, 32। एग्जिस्टिंग बेटा तो है ही नहीं ना, एग्जिस्टिंग वारिस में बेटा है क्या एग्जिस्टिंग में? नहीं है, एग्जिस्टिंग में बेटा नहीं है, लेकिन क्या बेटी है एग्जिस्टिंग में? बेटी है। yes, बेटी है। तो बेटी है तो बेटी को सीवीबी का मतलब जो आएगा, ठीक है। बेटी का मतलब यहाँ पे एक इसको मिल रहा है 64 और इसको कितना मिल रहा है 39, तो कौन सा वाला रखें, 64 या 39? 39। 39, 39, ठीक है जी। तो चाहे लोएस्ट हमें पहले केस से मिले या दूसरे, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दी लोएस्ट वैल्यू उसको हम ले लेंगे। तो अब अगर टेबल टू में क्या करेंगे कि लोएस्ट शेयर को हमने शो कर दिया टेबल टू के अंदर। जो प्रेजेंट वारिसीन है वो केवल ये हैं, बीवी है, माँ है, बेटा है और बेटी है। इनको जब शेयर दिया तो 127 आपने शेयर दे दिए, जबकि टोटल शेयर कितने बन रहे हैं दोनों केस में, 216। तो कितने महफूज कर लिए हमने, सेव कितने कर लिए, 89। किसके लिए? आने वाले बच्चे के लिए भी, और जो ये बचे हैं हो सकता है इनमें से भी कहीं ना कहीं किसी को कुछ जा रहा हो। हम्म। तो 89 सेव कर लिए। अब बच्चे की पैदा होने की बारी है, जब बच्चा पैदा होगा अगर वो सन होता है, तो हमने कहा भाई आप टेबल वन को देखें और केस वन को देखें। टेबल वन में और केस वन में अगर सन पैदा होता है, अगर सन पैदा होता है तो टेबल वन ये रहा, और केस वन सन को कितना जाएगा भाई, सीबीबी 70, सीबीबी को तो अभी तक गया ही नहीं ना, ये तो आए नहीं दुनिया में। तो 89 जो महफूज किए हैं, सेव किए हैं, उसमें से 78 चला जाएगा किसको, या हमने लिख दिया इसको चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू दी टेबल टू जो टोटल सेव शेयर हैं वो कितने हैं, 89 है। 89 में से नए आने वाले बच्चे को तो 78 दे दिया। तो जब बेटा आएगा तो बेटे वाली टेबल देखेंगे, कौन सी, टेबल वन देखेंगे, क्योंकि टेबल वन में बेटे का डिस्कशन है। तो जब बेटा आएगा तो उसमें 78 तो इसको जाएगा। हमने वाइफ को कितने दिए थे, वाइफ को कितने दिए थे हमने, 24। 24, 24, तो कितना कितना और देना पड़ेगा वाइफ को, 3, 3 और देना पड़ेगा। यहाँ हमने 32 दिया था, यहाँ कितना देना other, पड़ेगा। ये 4, पीछे पीछे कुछ बज रहा है, उसको बंद कर दीजिए। किसके यहाँ बज रहा है भाई, 32 दिया है, कितना और देना पड़ेगा, 4 और देना पड़ेगा। यहाँ 32 दिया है, 4 और देना पड़ेगा, ठीक। और इन दैट केस क्या डॉटर को कुछ देना पड़ेगा जब बेटा पैदा होगा तो? no sir, नो, इसको कुछ नहीं देना पड़ेगा, यानी जीरो देना पड़ेगा। तो यही उसका फाइनल हमने यहाँ लिखा कि यहाँ पर इन केस ऑफ दी जब बेटा पैदा होगा तो 78 यहाँ चला जाएगा, वाइफ को 3 जाएगा, मदर को आपके पास ये जाएगा, फादर को जाएगा, टोटल 89 हो गया। और अगर डॉटर पैदा हुई तो टेबल वन और केस टू देखना है। तो टेबल वन और केस टू में जाइए। टेबल वन ये रहा, केस टू ये रहा। आने वाली सीवीबी का हिस्सा कितना है, 30, कितना है 64, 64। तो 64 89 में से, 89 में से 64 इसको जाएगा। तो अगर बेटी पैदा होगी क्या वाइफ को देना पड़ेगा कुछ, no sir, no, नहीं। मदर को देना पड़ेगा, नहीं। फादर को नहीं, देना पड़ेगा, नहीं। इसका नहीं, मतलब ये जो डॉटर थी, जो पहले से एग्जिस्टिंग है, बड़ी बिटिया है, उसको 39 दिया हुआ है। तो अब 39 उसको दिया है, उसको भी कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए। तो इसका मतलब 89 में से जो बचा है वो कितना बचा है आपके पास, सॉरी क्या नाम है, जो बचा है 64 तो ये चला गया। तो 64 यहाँ से माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 2, यानी इसको 25 और ऐड चला जाएगा। तो यानी केवल इन दोनों को जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये मेंशन कर दिया है किसको कितना जा रहा है। तो यहाँ पे 64 तो नई बिटिया को जाएगा जो आ रही है, और पुरानी जो बड़ी बिटिया है उसको 25 जाएगा, दोनों का ही हो गया। ये फाइनल समरी हो गई कि 216 पूरे हिस्से किए गए, उसमें से 24 पार्ट वाइफ को चले गए, 32 ये 39 ये 89 हमने सेव करके रख लिया था। और यहाँ पर जो है 78 अगर बच्चा पैदा होता है बेटा, तो यहाँ पे 78 उसको जाएगा। और 89 में से जो ये महफूज थे, सेव थे, उसमें से 3 4 4 यहाँ चले जाएंगे, और डॉटर पैदा हुई तो ये चले जाएंगे।
तो अगर इस तरीके से अगर हम समझाएंगे किसी को समझ में आ जाएगा, लेकिन परसेंटेज में हर एक को समझना बड़ा मुश्किल है कि वो समझे लास्ट में जाके। हाँ, पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो परसेंटेज में भी निकालेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर तो परसेंटेज, अगर कोई मान लो कि प्रॉपर्टी होती है तो कितना जाएगा, तो वो फाइनल आंसर तो पैसों में वैसे ही निकल के आएगा। तो फिलहाल जैसे भी आप निकालना चाहते हैं इस तरीके से निकालें, वैसे निकाल लें, परसेंटेज में निकालना है तो वैसे निकाल लें। तो फिर आपको उस परसेंटेज में वैसे नहीं, वहीं से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। घर के लिए आपको एक होमवर्क देते हैं करने के लिए। यहाँ पे किसका डेथ हो रहा है, जहीर का, उनकी वाइफ है, और प्रेगनेंसी में कौन है। एक क्वेश्चन घर के लिए ये नोट कीजिए, सामने लिखा हुआ है, इसका स्नैपशॉट खींच लीजिए, या मैं खींच के ग्रुप पे डाल देता हूँ, आपके ग्रुप में मैं डाल देता हूँ इसको। हम्म। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और दूसरा एक क्वेश्चन में, क्योंकि अगले हफ्ते हम ये शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न नहीं लेंगे, अगला कोई टॉपिक हम लेंगे, तो इसमें को कर लीजिए। यहाँ पे प्रेगनेंसी में हम्म, यहाँ पे आने वाला बेटा, आने वाला जो बेबी है, वो क्या होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, या पोता पोती होगी हैं। पोता पोती। पोता पोती होगी। तो ये सारे चीज़ें जो किसका रिलेशन किसके साथ है, ये बड़ा ज़रूरी है। जब ये मल्टीपल डेथ होती चली जाती हैं, तो सिंगल डेथ में तो आसानी है। दो क्वेश्चंस काफ़ी हैं, अगर आप कर लेंगे तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको फिर दे दूंगा। और फिलहाल आप दो क्वेश्चंस कीजिए। दो क्वेश्चंस हो गए, दूसरा और तीसरा, इतना होमवर्क काफ़ी है करने के लिए।